हाय गाइस, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑफ चैप्टर हाइड्रोकार्बन। सो आज हम लोग अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। वी आर मेनली गोइंग टू डिस्कस कि उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है और उनका सिंथेसिस कैसे होता है, कैसे उन कंपाउंड्स को बनाया जाता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग रिएजेंट्स का इस्तेमाल करके। विल ऑल्सो गो इनटू मैकेनिज्म ऑफ सर्टेन रिएक्शंस, और उसके साथ साथ ही हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन पर्टिकुलर ग्रुप के वो भी स्टडी करेंगे। ठीक है। सो एज़ यू नो, हाइड्रोकार्बन जो है जो चैप्टर है वो हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोकार्बन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने सुनी होंगी, तो क्या आपको इन दोनों चीज़ों के बीच का डिफरेंस पता है? तो देखिए, जो हाइड्रोकार्बन होता है वो आपका इट्स ऑलवेज दैट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन दो ही चीज़ें अगर एक मॉलिक्यूल में या एक कंपाउंड में हो तो उसे हम जो है हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। और अगर उस कंपाउंड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी हो, ठीक है, तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मतलब हर कंपाउंड जिसकी फॉर्मूला कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बनी हो डजंट मीन कि वो कार्बोहाइड्रेट होगा। पर कार्बोहाइड्रेट में अगर आप मेन डिफरेंस देखें हाइड्रोकार्बन और कार्बोहाइड्रेट में, तो यही होता है कि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। जनरली कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या आल्डिहाइड होते हैं, यानी उनके अंदर बहुत सारे जो है वो ग्रुप्स होते हैं OH के, जो कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, और टर्मिनल ग्रुप्स होते हैं जो कि आल्डिहाइड होते हैं, और जो है बीच में कीटोन भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो कीटोहेक्सोज या फिर कीटो एल्डोहेक्सोज कहा जाता है। मतलब डिपेंड करता है कि उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने कार्बन है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आल्डिहाइड है या कीटोन है। ठीक है। तो दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एन हाइड्रोकार्बन एंड कार्बोहाइड्रेट। So one of the first reactions of बिकॉज ये पूरा चैप्टर 3 अलग अलग मेन हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स के बारे में। इट्स अबाउट द अल्केन्स, इट्स अबाउट द अल्कीन्स एंड इट्स अबाउट द अल्काइंस। तो एक एक करके जो है हम लोग प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे। तो द फर्स्ट ग्रुप दैट वी आर कंसिडरिंग हियर, द फर्स्ट ग्रुप दैट वी आर कंसिडरिंग हियर इज़ द अल्केन्स। ठीक है। तो देखिए, अल्केन को बनाने का सबसे आसान तरीका है अल्कीन का हाइड्रोजिनेशन करना। राइट, अल्कीन का हाइड्रोजिनेशन करना वो जो है वो सबसे आसान तरीका है। आप जानते हैं अल्कीन जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, उनके पास पाई बॉन्ड्स होते हैं, और ऐसे कंपाउंड जिनके पास पाई बॉन्ड होते हैं अगर आप उनको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो पाई बॉन्ड होने की वजह से रिएक्टिव होते हैं, तो वो इमीडिएटली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अल्केन बना देंगे। दैट इज़ व्हाट वुड हैपन। ठीक है। और यहाँ पे जनरली जो है हाइड्रोजनेशन के लिए, बिकॉज हाइड्रोजन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन ऐड करने को हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। तो हाइड्रोजनेशन के लिए जो सबसे कॉमनली यूज़ कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो है निकल, जिसके ऊपर गैस चिपकी हुई थी, एड्जॉर्ब हुई होती है। तो मैकेनिज्म आप देखेंगे ना, तो इस तरह से फ्लैट सरफेस होता है निकल का, या फिर प्लेटिनम या पैलेडियम का, ज़्यादातर निकल यूज़ होता है, और उसके ऊपर हाइड्रोजन की गैस चिपकी होती है, और वहाँ पे ऊपर से ऐसे अल्कीन आता है। तो उससे क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन नीचे से ऐसे डायरेक्टली ऐड होते हैं अल्कीन के अंदर। तो बिकॉज दोनों हाइड्रोजन का एडिशन जो है वो सेम साइड से हो रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट होता है वो सिन एडिशन होता है। तो ये जो है ना, एक डिफरेंस आपको मैं बताना चाहूँगा कि सिन एडिशन और एंटी एडिशन क्या होता है। तो जैसे दो ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, XY, ये अल्कीन है और इसके अंदर ये ग्रुप अटैच हो रहे हैं XY, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है। तो अगर X यहाँ पे आ रहा है और Y यहाँ पर आ रहा है, दोनों अगर सेम साइड आ रहे हैं, X भी और Y भी अगर दोनों सेम साइड है, तो उसे हम सिन एडिशन कहेंगे। लेकिन अगर इस तरह का एडिशन हो रहा है कि X यहाँ पे आया और Y यहाँ पे आया, अपोजिट डायरेक्शन में आया, ये इस प्लेन में है, प्लेन के ऊपर, और ये प्लेन के नीचे है, तो इस तरह का जो एडिशन होता है उसे हम एंटी एडिशन कहते हैं। तो बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर ये भी याद रखना, दो चीज़ें याद रखना बड़ी ज़रूरी होती है, खास करके जब हम अल्कीन में एडिशन की बात करते हैं कि जो रिएक्शन है वो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है। इज इट फॉलोइंग द मार्कोनिको मैकेनिज्म और द एंटी मार्कोनिको मैकेनिज्म, वो क्या है वो भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जो प्रोडक्ट है वो कैसे मिला, इज़ इट अ प्रोडक्ट ऑफ सिन एडिशन और इज़ इट अ प्रोडक्ट ऑफ एंटी एडिशन। आप देखें इस पर्टिकुलर रिएक्शन में,
तो एक्स और वाई सेम साइड है, यहाँ पे एक्स और वाई अपोजिट साइड है, तो फॉर्मूला तो अगर आप देखें ध्यान से तो दोनों की सेम ही बनेगी, राइट। बोथ विल हैव अ सेम फार्मूला, बट उसको जब हम फिशर के फॉर्म में लिखते हैं, फिशर फॉर्मूला जब लिखते हैं तो हम शो करते हैं कि एक जो है वो प्लेन के ऊपर है कार्बन कार्बन बॉन्ड के, और एक जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के प्लेन के नीचे है। तो इस तरह का जो इस तरह से जब हम डायग्राम बनाते हैं, फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो हम बता सकते हैं कि एक्चुअली दोनों ग्रुप सेम साइड है या फिर अलग अलग साइड है, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखिएगा। जितने भी रिएक्शंस होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन के, उसके अंदर ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि मैकेनिज्म क्या है, मार्कोनिकव एंटी मार्कोनिकव है, और एडिशन रिएक्शन किस तरह का है, सिन है एंटी है, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो आपने रिडक्शन देख लिया कि जो है किस तरह से अगर हम अल्कीन का, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनका अगर हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो हमको अल्केन मिलता है, और जब हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, यानी निकल के ऊपर हाइड्रोजन गैस चिपकी होती है, तो प्रोडक्ट जो है वो हमेशा हमें सिन एडिशन मिलता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अब देखिए कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स का एग्जांपल देख लेते हैं, बिकॉज सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जितने भी रिएजेंट्स हैं आपको कितने याद हैं, बिकॉज रिएजेंट के बेसिस पे ही अगर आपको पता है कि ये रिएजेंट से ये प्रोडक्ट मिलता है, तो अगर आप खाली उसे मेमोराइज़ करें तब भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मैकेनिज्म पता हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये पता है कि ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट वो इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और ये प्रोडक्ट देता है, दैट वुड रियली हेल्प यू, राइट, to answer questions of the entrance exams like NEET and JEE. So that is very very important. सो जो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है वो देखिए याद रखना जरूरी है। जिंक और कॉपर का कपल है अल्कोहल में, जिंक और HCl जो है, जिंक अमालगम और HCl क्लेमेंसन में यूज़ होते हैं, और जिंक और एसिटिक एसिड का भी कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। आप जानते हैं मेटल को जब एसिड में डुबाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। HI और रेड फॉस्फोरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग है। जनरली क्या होता है ना कि ये सब अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करें और आप आल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, लेकिन रेड फॉस्फोरस HI के इस्तेमाल से क्या होता है कि अगर आपके पास अल्कोहल भी है या कुछ भी है, वो अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट कर देगा अल्केन में, राइट। मतलब सारे ऑक्सीजन को निकाल के आपके मॉलिक्यूल के अंदर वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बचाएगा, दैट इज़ सिंपल। और Zn और NaOH, जिंक और NaOH भी आप जानते हैं कि अगर हम उनको मिलाएं तो सोडियम जिंकेट, ठीक है, NaZnO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। तो ऐसे हर रिएक्शन जो अपने आप में हाइड्रोजन गैस के सोर्स का काम करते हैं, राइट, वो जो है कुड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए ये जो है वुड्स कपलिंग रिएक्शन है। तो वुड्स कपलिंग के अंदर क्या होता है कि आप अल्काइल हैलाइड लेते हैं, सोडियम लेते हैं, और जो है वो दूसरा एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ये हैलाइड और ये हैलाइड जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। और ड्राई ईथर जो है यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है अल्केन, उसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन डबल है। तो अगर यहाँ पे आप CH3Cl लेंगे तो यहाँ पे आपको CH3CH3 मिलेगा। अगर आप यहाँ पे CH3CH2Cl लेंगे तो यहाँ पे आपको CH3CH2CH2CH3 मिलेगा। सो वॉट एवर इज़ द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द substrate molecule, you would get the double, you will get a product which has double the number of carbon atoms in the product. So that is called as a Woods coupling reaction, and it happens via the radical mechanism. और सोडियम यू सी यहाँ पे फिनाइल हैलाइड है, जो कि फिनाइल क्लोराइड या फिनाइल ब्रोमाइड कुछ भी हो सकता है, और उसको आप Na के साथ रिएक्ट करें तो यहाँ पे आप देखो दो फिनाइल जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। व्हाट यू गेट इज़ अ बाईफिनाइल। तो ये जो कंपाउंड है इसे हम बाईफिनाइल कहते हैं, ये यहाँ पे कपलिंग के तौर पे मिलेगा। और वुड्स फिटिक अगर आप देखें तो वुड्स फिटिक के अंदर बेसिकली आप एक एलिफेटिक चेन अपने बेंजीन के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ द रिएक्शन इज़ डिवाइडेड। मतलब फिटिक है, वुड्स फिटिक है, और वुड्स है, और सिर्फ फिटिक है, ठीक है। वुड्स फिटिक, वुड्स फिटिक। तो वुड्स फिटिक में देखिए फिटिक जो है वो एरोमेटिक रिंग बनाने के लिए, दो एरोमेटिक रिंग को ज्वाइन करने के लिए। वुड्स जो है तो एलिफेटिक के लिए, और वुड्स फिटिक जो है वो होगा एलिफेटिक में एरोमेटिक ज्वाइन करने के लिए। तो सिंपल है, राइट, जस्ट रिमेंबर वुड्स कपलिंग इज यूज टू कपल टू एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एंड the fitig is used to link to aromatic hydrocarbons, and Woods fitig is used to
लिंक वन एरोमेटिक विथ अनदर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सो दैट इज़ द कॉम्बिनेशन जो जनरली हम यूज़ करते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तो उस हिसाब से आप वो पर्टिकुलर प्रोसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हो, तो उसके लिए आप वुड्स फिटिक यूज़ करेंगे। अगर आपको दो एरोमेटिक रिंग को ज्वाइन करना हो तो आप उसके लिए फिटिक यूज़ करेंगे। अगर आपको दो एलिफेटिक कार्बन की चेन को ज्वाइन करना होगा तो उसके लिए आप वुड यूज़ करेंगे, राइट। सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रैंकलैंड जो है रिडक्शन का तरीका है जिससे आपको अल्केन मिलता है। तो आपने देखा होगा अब तक हम यहाँ पे अल्केन के रिडक्शन मतलब अल्केन के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू सिंथेसाइज अल्केन यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो जैसे हमने अभी वुड्स कपलिंग देखा, उसके पहले हमने अल्कीन का हाइड्रोजनेशन करके देखा, ठीक है। दोज आर द टू रिएक्शंस दैट वी हैव यूज्ड। फ्रैंकलैंड में जो है जिंक का इस्तेमाल होता है। तो सी कपलिंग रिएक्शन जो है ना वो आप याद रख सकते हैं। जैसे वुड्स कपलिंग दे, कपलिंग का मतलब ये होता है कि दो मॉलिक्यूल को जोड़ देना, ठीक है। जो भी आपने रिएक्टेंट लिया है उसके अंदर जो आपका अल्काइल ग्रुप होता है, मतलब RCl लिया है आपने, तो जो R है वो जुड़ जाएगा, कपल हो जाएगा, तो R से R जुड़ जाएगा। तो फ्रैंकलैंड भी एक तरह का कपलिंग रिएक्शन है जिसमें जिंक कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है, तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं उसमें से भी आप अल्केन निकाल सकते हैं। इसमें वुड्स का उल्टा होता है। वुड्स में देखिए नंबर ऑफ जो कार्बन है वो प्रोडक्ट में डबल हो जा रहे हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसके अंदर एक कार्बन कम होगा, तो द प्रोडक्ट यू गेट वुड बी R-1। तो अगर ये इनिशियल R है तो द प्रोडक्ट है उसके अंदर एक हाइड्रोजन एक कार्बन कम होगा। तो यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलेट का भी कार्बन होता है और हाइड्रोकार्बन को तो कार्बन होता ही है, लेकिन जब आप Ca और NaOH जिसका नाम है सोडा लाइम, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को Ca और NaOH को सोडा लाइम कहते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट है। डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट वो होते हैं जो आपके मॉलिक्यूल में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देते हैं, और ये जनरली एक कार्बोक्सिलेट आयन का यानी एक सॉल्ट का ही डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम कार्बोक्सिलेट है, जो भी एसिड हो, यहाँ पे ये प्रोपेनोइक एसिड हो सकता है, ये ब्यूटेनोइक एसिड हो सकता है, उसका जब आप सोडा लाइम के प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं तो आपको अल्केन मिलता है जिसके पास एक कार्बन कम है, और Na2CO3 प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है और बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है। और आपको याद रखना है कि CaO प्लस NaOH का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड एज सोडा लाइम। अगली प्रोसेस है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो यहाँ पे भी हम जो है किसी भी एलिफेटिक एसिड का जो है सॉल्ट लेते हैं, मतलब सोडियम मिथेनोएट हो सकता है, सोडियम प्रोपेनोएट हो सकता है, सोडियम ब्यूटेनोएट हो सकता है, जो भी लें हम ऑब्वियसली वाटर को मीडियम के तौर पे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं यानी करंट पास करते हैं जिससे हमको एनोड और कैथोड पे अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये बात आगे भी चल के आपको बहुत काम आएगी और कभी भूलनी नहीं है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनॉक्स, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो देखिए पानी में जो एक आयन मौजूद है H+, तो H+ जो है क्योंकि पॉजिटिव है तो वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ जाके रिड्यूस होगा, तो वहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलेगी, राइट, देयर यू वुड गेट हाइड्रोजन। और CH3 जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये देखिए कि ये जो अल्काइल ग्रुप है, देखिए ये जो है वो एसिडिक सॉल्ट वाला ग्रुप है, ये जो है वो अल्काइल ग्रुप है, इसी का डबल प्रोडक्ट मिलता है। यानी ये भी एक तरह का कपलिंग रिएक्शन है कि CH3 अगर आपने लिया तो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप है तो प्रोडक्ट आपको इथेन मिलेगा, इधर अगर इथाइल ग्रुप है तो प्रोडक्ट आपको ब्यूटेन मिलेगा। मतलब जो भी अभी हमने जैसे वुड्स में देखा था कि जो R ग्रुप होता है, R यानी जो अल्काइल ग्रुप होता है वो लिंक हो जाता है प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट R है तो प्रोडक्ट मिलेगा RR, तो उसी तरह से यहाँ पे भी मिलेगा RR। तो अगर ये CH3 है तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3, ठीक है, बिकॉज एनोड पे रेडिकल बनते हैं और फिर वो जो है जॉइंट हो जाते हैं और वहाँ पे कपलिंग हो जाती है। और उसके साथ साथ जो COO- है जो यहाँ से ये बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ से ऐसे टूट जाता है और CH3 का फ्री रेडिकल बनता है और इसका फ्री रेडिकल बनता है COO- का, और उसके बाद न्यूट्रल जो है CO2 मॉलिक्यूल बनता है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है COO- उसका जो है ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पे, एनोड पे, और वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन देके न्यूट्रल CO2 में कन्वर्ट होता है। इसलिए एनोड पे आपको अल्केन और CO2 मिलती है और कैथोड पे आपको हाइड्रोजन मिलता है, राइट। दैट इज़ द प्रोडक्ट दैट यू गेट बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एनी कार्बोक्सिलेट आयन। और यहाँ पे आप सॉल्ट लेते हैं बिकॉज सॉल्ट आप लेंगे तभी ये चीज़ पानी में डिजॉल्व होगी, क्योंकि नॉर्मली जो एसिड होते हैं उसका तो आप इलेक्ट्रोलिसिस कर नहीं सकते बिकॉज दोज आर नॉट इनफ सॉल्युबल इन वाटर कि उनके आयंस बन पाए जिससे उनका इलेक्ट्रोलिसिस हो पाए, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलिसिस तभी पॉसिबल है जब आपके आयंस बनेंगे, अगर आपके आयंस ही नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ से होगा, ठीक है। तो इसीलिए सोडियम
का सॉल्ट लेते हैं हम उस एसिड के साथ, जो सोडियम का सॉल्ट होता है वो लेते हैं, ताकि सॉल्ट जो है वो दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी में जाके वो अच्छे से डिसोसिएट हों, और डिसोसिएट होंगे तो दे विल ऑल्सो कंडक्ट करंट एज वेल एज उनका इलेक्ट्रोलिसिस तभी हो पाएगा। बिकॉज अगर आप कंस्टिट्यूएंट्स को आयनिक फॉर्म में नहीं लेते तो इट वोंट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, बिकॉज जो भी चीज़ों का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है एनोड और कैथोड पे जाके, उन पर चार्ज होना ज़रूरी है। अगर उन पे चार्ज नहीं होगा तो उनका कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हमें जिन चीज़ों का भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कराना है उनका सॉल्ट के फॉर्म में लेना उनको बहुत ज़रूरी है। सो एज आई सेड, इसे सेल्फ कपलिंग कहते हैं, बिकॉज जो आपका अल्काइल पार्ट है उसको वो उसका खुद के साथ कपलिंग हो जाता है, राइट, एंड द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हैज़ डबल द नंबर ऑफ कार्बन देन दैट प्रेजेंट इन, मतलब डबल तो नहीं बोल सकते, पर जो अल्काइल है उसका डबल बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या पहले से एक कार्बोक्सिलेट का भी कार्बन है, लेकिन जो अल्काइल ग्रुप है उसका डबल कार्बन वाला आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। Whatever is associated with the carboxylate ion gets coupled like CH3 would become CH3, ठीक है, जैसा मैंने बताया यहाँ पे। तो एनोड पे आपको अल्केन और CO2 मिलता है, और कैथोड पे आपको हाइड्रोजन मिलता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो जैसे CH4 है, ये दूसरा रिएक्शन है कि उसका आप Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं UV रेज में, तो आप जानते हैं कि क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनेंगे एंड दे विल अटैक द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा और वहाँ पे क्लोरीन जाके अटैच हो जाएगा। तो एक क्लोरीन जाके अटैच होगा तो एक क्लोरीन रह जाएगा, तो जो हाइड्रोजन निकला है उसके साथ ये वाला क्लोरीन रिएक्ट करके HCl बना देगा। और ये भी अपने आप में याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो अलग अलग हेलोजेंस हैं वो अलग अलग रिएक्टिविटी दिखाते हैं, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के प्रति। सबसे ज़्यादा जो होते हैं स्ट्रॉन्ग वो Cl2 होता है, फिर Br2 होता है, फिर I2 होता है, ठीक है। और हेलोजेंस जो होते हैं ना, उनकी अपने आप में एक तरह की सिलेक्टिविटी होती है। तो जैसे क्लोरीन आप देख रहे हैं ना, तो वो बेसिकली दो अलग अलग प्रोडक्ट देता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा सिलेक्टिव है कंपेयर टू ब्रोमीन। सो ब्रोमीन में देखिए आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, जो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट होता है वही मिलता है, बट क्लोरीन अगर आप लें तो यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। दोज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तौर से हमने जो प्रिपरेशन मेथड है अल्केन की वो ख़त्म कर दी है, और अब हम लोग फाइनली स्टार्ट कर चुके हैं द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन, ठीक है। तो जैसे अभी हमने एक रिएक्शन देखा ना कि कैसे अल्केन जो है वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि होता है सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिएक्शन शोन बाय अल्केन। सो वी ऑलरेडी स्टार्टेड विद द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। सो अभी थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का। तो जैसे हमने देखा, सबसे पहला तरीका था कि आप अल्कीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं, उसके बाद कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है जो कि सिन एडिशन से होता है। उसके बाद आप कपलिंग रिएक्शन कर सकते हैं जिसके अंदर वुड्स रिएक्शन होता है, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट मिलता था आपका वो रिएक्टेंट में जितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होते थे उससे डबल मिलता था। फिर हमने वुड्स में ही कैटेगरी देखी फिटिक की, वुड्स फिटिक की, कि अगर हमको दो एरोमेटिक रिंग्स को कनेक्ट करना है तो हम फिटिक यूज़ करते हैं, एरोमेटिक और एलिफेटिक को कनेक्ट करना है तो हम वुड्स फिटिक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग रिएक्शंस जो हैं हमको कॉमनली देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट होते हैं उनका डीकार्बोक्सिलेशन करके भी हमको अल्केन मिलता है, जिसमें ऑब्वियसली प्रोडक्ट के अंदर एक कार्बन कम होता है रिएक्टेंट के मुकाबले, और NaOH और CaO, राइट, दोज दैट इज विच इज कॉल्ड एज सोडा लाइम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। और उसके साथ साथ ही हमने देखा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, जिसके अंदर जो हमारे पास सॉल्ट होता है, किसी भी एसिड का जो सॉल्ट होता है उसको हम पानी में डालते हैं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जिसमें हमें कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलती है और एनोड पे हमको अल्केन और CO2 गैस मिलती है। और यहाँ पे भी कपलिंग होता है, सेल्फ कपलिंग जिसे कहते हैं, कि एसिड के अंदर जो भी आपने एसिड लिया था उसके अंदर जो भी अल्काइल ग्रुप जो मौजूद होता है वो अल्काइल ग्रुप एक दूसरे के साथ कपल करते हैं और जो प्रोडक्ट होता है वो फाइनली आपको एक अल्केन मिलता है। ओके, मैंने ऐसा तो कोई मेथड जो है मिस नहीं किए। उसके अलावा जो दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट थे, राइट, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है अल्केन को बनाने में। जैसे कभी कभी होता है कि आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है, तो जैसे कीटोन है तो क्लेमेंसन रिएक्शन जिसके अंदर जिंक, अमालगम और HCl का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, उसकी मदद से भी आप अल्केन बना सकते हैं। फ्रैंकलिन कपलिंग भी था एक तरीका जिससे आप अल्केन बना सकते हैं, और दूसरे जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है।
और एक खास करके मैंने रेड फॉस्फोरस और HI के बारे में बताया था, जो कि बहुत ही तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। डजेंट मैटर आपके मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन है, वो कम्प्लीटली रिड्यूस कर देगा, एंड व्हाट यू विल गेट इज अ प्योर अल्केन, राइट। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. Now we'll start about the introduction of the nitro group in the molecule. ठीक है, तो वेल दिस इज़ अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन. तो जब कभी भी आप अल्केन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो नाइट्रो अल्केन मिलेगा. इन शॉर्ट इसे नाइट्रेशन कहते हैं. तो जब कभी भी आप किसी भी रिएक्शन में नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट, नाइट्रो ग्रुप अटैच करवाते हैं, जिस तरह से हम अल्केन के अंदर क्लोरीन अटैच करवाते हैं तो उसे क्लोरीनेशन कहते हैं, ब्रोमीन अटैच करवाते हैं तो उसे ब्रोमिनेशन कहते हैं, वैसे ही अगर आप नाइट्रो ग्रुप अटैच करवाते हैं तो उसे नाइट्रेशन कहते हैं. दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अगला है एडिंग द सल्फोनेशन पार्ट. तो सल्फोनेशन मतलब करने के लिए, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में SO3H ग्रुप अटैच करने के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम का जो कॉम्बिनेशन, तो उससे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर बनता है, अल्केन में से H जाता है, और मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अल्केन को भी डीप्रोटोनेट कर देता है. बहुत ज़रूरी चीज़ है ये जानना. और फिर जो SO3H बनता है, SO3H प्लस, वो जाके कार्बन से बाइंड करते हैं, आपको SO3H यानी अल्काइल सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है. यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि अल्केन्स लोअर देन हेक्सेन, राइट, ऐसे अल्केन जिनके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो हेक्सेन से कम है, वो लोग ये रिएक्शन नहीं दिखाते. दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब बात आ रही है सम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की. तो अगर आप देखें तो रिक्शा वगैरह में जो CNG होती है, और उसके बाद हमारे घरों में जो LPG सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, सो दिस आर ऑल हाइड्रोकार्बन्स, दिस आर ऑल अल्केन्स, और उनके ऑक्सीडेशन या कंबस्शन से ही हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम खाना बना पाते हैं, राइट. सो नाउ वी आर स्टडिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स. तो यहाँ पे अल्केन है, उसका हमने ऑक्सीडेशन करवाया. तो आप जानते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का आप अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो 3 चीज़ें मिलेंगी आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ होगी. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्केन. एंड इसके बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार थर्मोडायनामिक्स में. तो ये क्या होता है ना कि इस तरह के रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है. तो मेरा सुझाव ये है कि सबसे पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यहाँ पे बैलेंस करें, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करें, तो आपका जो आंसर है वो सही आएगा. दूसरे और भी तरीके हैं. देखिए, वहाँ पे आपने देखा कंबशन में फुल ऑक्सीडेशन होता है. तो हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है. कार्बन को ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन होता है, वाटर मिलता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है. पर कभी कभी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं. तो हमको ये सारे रिएजेंट्स पता होने चाहिए जो अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं. तो जैसे अल्केन और ऑक्सीजन आप कॉपर के प्रेजेंस में यूज़ करो तो आपको अल्कोहल मिलता है. अल्केन और ऑक्सीजन अगर आप मोलिब्डेनम के प्रेजेंस में यूज़ करेंगे तो आपको आल्डिहाइड मिलता है. और अल्केन और ऑक्सीजन आप यूज़ करें मैंगनीज का सॉल्ट अगर हम लें किसी भी एसिड के साथ, तो आपको एसिड मिलता है. तो 3 अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट, जो आपको याद रखना है. कॉपर के साथ अल्कोहल, मोलिब्डेनम अकेला हो, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, तो आल्डिहाइड, और मोलिब्डेनम का एसिड के साथ जो कॉम्बिनेशन उसके साथ यूज़ करेंगे तो एसिड आपको एसिड देगा. सिंपल, ठीक है. तो ये जो 3 रिएक्शन है वो उनको अच्छे से याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर आपके पास एक टर्शियरी हाइड्रोकार्बन है, उसका अगर आप KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं, राइट, अगर आपके पास टर्शियरी हाइड्रोकार्बन है, उसका अगर आप KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो प्रोडक्ट आपको अल्कोहल मिलेगा उसी डिग्री का. तो अगर आपके पास टर्शियरी डिग्री का अल्केन है तो आपको टर्शियरी डिग्री का अल्कोहल मिलेगा, बिकॉज उस H के और ऑक्सीजन कार्बन के बीच में KMnO4 ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर देता है. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट यू शुड रिमेंबर. कि KMnO4 जो है, ऐसे भी देखिए KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स माने जाते हैं. स्पेशली जो एसिडिक KMnO4 होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपके पास जो भी अल्केन है, ठीक है, उसका रिएक्शन अगर आप KMnO4 के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट में आपको उसी डिग्री का अल्कोहल मिलेगा. सिंपल, राइट. सो अ टर्शियरी हाइड्रोजन वुड ऑलवेज गिव यू एन अल्कोहल ऑफ द सेम डिग्री. रिएक्शंस ऑफ आइसोमराइजेशन. सो आइसोमराइजेशन के बारे में आप जानते हैं कि इसके अंदर आइसोमर्स बनते हैं. आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स आर कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट.
एंड दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, वो पोजीशन आइसोमर है, या फिर वो चेन मतलब इट्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे दो मॉलिक्यूल हैं आपके पास जिनके अंदर जिनकी जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली सेम है। द ओनली वे दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, राइट, द ओनली वे दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इज़ इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर, राइट, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि कैसे आप पता करेंगे कि जो दो मॉलिक्यूल हैं आपके पास वो आइसोमर है, तो उनकी फॉर्मूला सेम होनी चाहिए, लेकिन जब उनका आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे इट शुड बी डिफरेंट, ठीक है, वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर दूसरा जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है अल्केन्स का वो है उनका पायरोलिसिस। तो जब आप अल्केन को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो पायरो शब्द है ना उसका मतलब सीधा सीधा गर्मी से होता है। तो जहाँ पे भी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हीट का इस्तेमाल होता है वहाँ पे आप देखेंगे कि पायरो वर्ड बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। तो पायरो वर्ड आया पायर से, पायर जो कि ग्रीक भाषा में फायर जहाँ से आया था उसके लिए मतलब ये टर्म है, इसलिए पायरो जो है जनरली शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग हीट की बात करते हैं। तो जब आप अल्केन को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, राइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए कि आपको अल्कीन मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको अल्केन में से अल्कीन मिल रहा है तो हाइड्रोजन भी साथ में रिलीज़ होगा, ठीक है। और दूसरी बात सिर्फ ये नहीं कि आपको एक ही अल्कीन मिलेगा, दो अलग अलग चेन के अल्कीन मिलते हैं, ठीक है। एक तो 3 हाइड्रोकार्बन का आपने कंपाउंड लिया तो 3 हाइड्रोकार्बन वाली अल्कीन मिली प्लस 2 हाइड्रोकार्बन वाली भी अल्कीन मिलेगी, राइट, और यहाँ पे CH4 रिलीज़ होगा और यहाँ पे H2 रिलीज़ होगा। तो ये जो प्रक्रिया है इसे क्रैकिंग कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली जो है इसे क्रैकिंग कहते हैं, इसे डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है इन दोनों का डिफरेंस समझना, ठीक है। यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है यानी हाइड्रोजन निकल जा रहा है और अल्कीन मिल रहा है, लेकिन ये क्रैकिंग है। क्रैकिंग के अंदर क्या होता है, बड़े अल्केन्स के छोटे टुकड़े होते हैं, राइट। तो बड़े अल्केन्स के अगर छोटे टुकड़े हों तो उसे हम क्रैकिंग कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये बड़ा अल्केन है जिसके टुकड़े हुए तो आपको छोटे जो है प्रोडक्ट मिले, लेकिन एक अल्कीन मिला और एक अल्केन मिला, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स कॉल्ड एज क्रैकिंग। तो अगर अल्केन का अगर आप क्रैकिंग करते हैं तो आपको अल्कीन मिलता है बड़े मॉलिक्यूल वाला और छोटे मॉलिक्यूल वाला अल्केन मिलता है, और डिहाइड्रोजनेशन जब होता है तो अल्कीन मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। क्रिएटिंग एन एरोमेटिक स्पीसीज फ्रॉम एलिफैटिक कंपाउंड्स। अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड जो है क्या होते हैं वो ऑब्वियसली हम जानेंगे। ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनके में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं, प्लेनर कार्बन एटम्स होते हैं जो कि सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और जो कॉन्जुगेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, राइट, उसकी वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर पैदा होता है जो उस मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करता है, राइट। और कंपलसरी ऐसे मॉलिक्यूल्स में ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जब ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और प्लेनर जो है स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का, और जो प्लेन है कार्बन का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर उसके p ऑर्बिटल्स निकले होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के घूमने की वजह से जो प्रोसेस होती है उसे हम रेजोनेंस कहते हैं, और उसके वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो जैसे हेक्सेन है, एन हेक्सेन यानी लीनियर चेन अगर आप हेक्सेन की लें और उसका रिएक्शन Cr2 O3 और Al2O3 के साथ करें, याद रखिएगा बहुत ज़रूरी है, तो आपको साइक्लिक जो है हेक्सेन मिलेगा, और साइक्लोहेक्सेन का फिर आप डिहाइड्रोजनेशन कर देंगे तो आपको बेंजीन रिंग मिलेगी। तो ये चीज़ जो है अपने आप में समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा देखिए आप एक अगर आपने कार्बन में मतलब चेन में अगर आपने एक कार्बन बढ़ा दिया तो जो फाइनल प्रोडक्ट है जो एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है उसके अंदर भी एक कार्बन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बेंजीन मिला, यहाँ पे आपको टॉल्यूइन मिल रहा है, राइट, सिंपल। फिर दूसरा तरीका है कि कैसे आप अल्केन की मदद से कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, अल्केन का जब बहुत अच्छे से ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। पर कैटलिस्ट की मदद पे भी हम ये इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं। तो जब अल्केन और वाटर रिएक्ट करते हैं निकल के प्रेजेंस में और हीट के प्रेजेंस में तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसे एक्चुअली हम वाटर गैस कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ है क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स। तो आप जानते हैं कि फ्यूल में भी जो है हाइड्रोकार्बन होते हैं, खास करके अल्केन होते हैं, ठीक है, जो लार्ज कार्बन एटम वाले अल्केन्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्टेन नंबर की हम बात करते हैं तो पेट्रोल में ऑक्टेन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसमें भी आइसो ऑक्टेन होता है और साथ में एन हेप्टेन होता है। तो जो सबसे अच्छा बेसिकली इसे ऑक्टेन नंबर कहते हैं, ठीक है। किसी भी पेट्रोल की क्वालिटी जो है उसके ऑक्टेन नंबर पे मेजर की जाती है, और हर गवर्नमेंट के हिसाब से
बेसिकली एक प्रोटोकॉल भी होता है कि जो है इतना ऑक्टेन नंबर वाला आपको पेट्रोल का इस्तेमाल करना है। तो ऑक्टेन नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे ऑक्टेन नंबर अगर 75 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका टोटल पेट्रोल है, कंपोजिशन है उसका, उसमें 75% आइसो ऑक्टेन होगा और 25% एन हेप्टेन होगा। तो जितना ज़्यादा ऑक्टेन होता है उतना अच्छा जो है पेट्रोल की क्वालिटी होती है। तो उससे जो नॉकिंग होती है इंजन्स के अंदर, जो सडनली कंबस्शन होता है जिससे आवाज़ पैदा होती है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, तो उसे नॉकिंग कहते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका ऑक्टेन नंबर होता है उतना ही आपका पेट्रोल अच्छा होता है और नॉकिंग उतनी कम होती है। तो आइसो ऑक्टेन हैज़ बिन नोन फॉर मिनिमम नॉकिंग एंड दस इज़ हाईली प्रीफर्ड फॉर पेट्रोल इंजिन्स। ठीक है, डीजल इंजिन्स में क्या है, थोड़े कम ऑक्टेन नंबर से आपका काम चल जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनल कंबस्शन इंजन एसोसिएटेड इंटरनल कंबस्शन इंजन जो इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल का, वहाँ पे जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आप हाई ऑक्टेन नंबर वाला जो है फ्यूल इस्तेमाल करें, ताकि तभी जो है नॉकिंग कम हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इन केस ऑफ डीजल ऑक्टेन नंबर 60 जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जिसके अंदर 60% ऑक्टेन होता है और 40% अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन होता है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, और सून वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अल्कीन। ठीक है, उसको हम स्टडी करने वाले हैं कि अल्कीन कैसे बनाए जाते हैं अलग अलग तरीक़ों से। अल्कीन वाला जो पार्ट है एटलीस्ट वो यहाँ पे आपका ख़त्म हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।